हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उतने ही इंपॉर्टेंट इसके एमसीक्यूज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप? इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो पार्टनरशिप का फीचर नहीं है? तो पहले पार्टनरशिप को समझना जरूरी है। जब दो लोग मिलकर किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, कम से कम दो लोग, दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं हो सकते। जब दो लोग मिलकर किसी बिजनेस को शुरू करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि भाई उस बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में हम बांटेंगे, तो ऐसे बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। अगर एक अकेला पर्सन किसी बिजनेस को शुरू करे तो उसे बच्चों प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। तो ये पार्टनरशिप का फीचर है। एटलीस्ट 2 पर्सन मस्ट रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस, फॉर द पार्टनरशिप। कंडक्ट ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट, जैसा कि अभी मैंने क्या कहा, कम से कम दो लोग होंगे और किसी बिजनेस को शुरू करेंगे और आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे, तो उसी को पार्टनरशिप कहते हैं। अगर दो लोगों ने मिलकर कोई सोशल एक्टिविटी करी तो क्या उसे हम पार्टनरशिप कह सकते हैं? नहीं, उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए की जा रही है और आपस में प्रॉफिट को बांटा भी जा रहा है। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट, दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं। और बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके और प्रॉफिट आपस में बांटा जा सके। तो पार्टनरशिप के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, किसी बिजनेस का होना भी जरूरी है और आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉफिट को शेयर करना भी उतना ही जरूरी है। रिटन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में क्या रिटन एग्रीमेंट मतलब पेपर वर्क, स्टैम्प पेपर पर साइन वगैरह कि भाई हम इतना पैसा लगाएंगे, तुम इतना पैसा लगाओगे, आपस में प्रॉफिट ऐसे बटेगा, वर्किंग पार्टनर कौन होगा कौन नहीं होगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या वो पेपर पर लिखी होनी जरूरी है? नहीं बच्चों। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि भैया एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। वो आपके ऊपर है, आप रिटर्न करना चाहते हो रिटर्न करो, आप ओरल रखना चाहते हो ओरल करो। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं, आपकी चॉइस है। आपको आप सामने वाले पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, अंधा विश्वास, तो ओरल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में फिर आपको पछताना पड़ेगा भाई, देख लेना। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं, रिटर्न करना है रिटर्न करो, ओरल करना है ओरल करो, आपकी चॉइस है। तो रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर इज नॉट नेसेसरी। तो ये हमारी पार्टनरशिप का फीचर नहीं है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज एजेंट एंड प्रिंसिपल। क्या मतलब है? हर एक पार्टनर बिजनेस का एक एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। इसका मतलब क्या है? लेट सपोज आपने और मैंने मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म खोली, मैं कोई भी काम करूंगा, चाहे फायदा हो या नुकसान, दोनों को उठाना पड़ेगा। आप कोई भी काम करोगे बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप में और उससे होने वाला फायदा दोनों को मिलेगा, नुकसान भी दोनों को उठाना पड़ेगा। मतलब आप कोई काम करोगे तो उसका असर हम दोनों पे पड़ेगा, मैं कोई काम करूंगा तो उसका असर भी हम दोनों पे पड़ेगा। मेरे किए गए कामों का आपके ऊपर, आपके किए गए कामों का मेरे ऊपर। तो पार्टनर एक एजेंट के तौर पर और एक प्रिंसिपल के तौर पर दोनों ही रोल प्ले करते हैं। तो एक पार्टनर एक एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है बिजनेस का। तो ये भी पॉइंट सही है। तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो पार्टनरशिप का फीचर नहीं है? केवल थर्ड पॉइंट। तो आंसर आपका सी होगा बच्चों, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2, द एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन पार्टनरशिप इज बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर पार्टनर। एक पार्टनर के किए गए कामों का बाकी सारे पार्टनर को भी भुगतान करना पड़ता है। अगर हम दोनों ने मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म करी, मेरे किए गए कामों को आपको भुगतना पड़ेगा। मतलब एक पार्टनर के किए गए काम बाकी लोगों को भी बाइंड करते हैं, ठीक है, मतलब उन पर इंपैक्ट डालते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है, ट्रू है।
तो आपका आंसर यहां पर ए है। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप डीड का बनाना जरूरी नहीं है, सही बात। अभी हमने बात करी थी पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी नहीं है, वो तो आपकी चॉइस है। आप बनाना चाहते हो बना लो, नहीं बनाना चाहते मत बनाओ। एक्ट तो कहता है दोनों ऑप्शन आपके पास है। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप डीड, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप को बच्चों पार्टनरशिप डीड ही कहते हैं। ये पार्टनरशिप डीड का ही दूसरा नाम है। तो पार्टनरशिप प्रोस्पेक्टस, पार्टनरशिप डीड, आपका आंसर बी होगा। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप डीड, आंसर आपका बी। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है, अब ध्यान से देखिए। हमारी जो पार्टनरशिप की पूरी अकाउंटिंग है वो इन्हीं दो बातों पर डिपेंड करती है। डीड है या नहीं, या तो डीड होगी या नहीं होगी। अगर डीड है तो सारे काम मैं डीड के अकॉर्डिंग करूंगा, सारी की सारी अकाउंटिंग डीड के अकॉर्डिंग। और डीड नहीं होगी तो फिर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। आपके ऊपर है, आप डीड बनाना चाहते तो बनाओ, नहीं बनाना चाहते तो मत बनाओ, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर डीड होगी तो हम अकाउंटिंग डीड के अकॉर्डिंग करेंगे, और अगर डीड नहीं होगी तो हम अकाउंटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। डीड है तो जो डीड में लिखा होगा हम करेंगे। डीड कहता है पार्टनर को सैलरी दो, हम देंगे। डीड कहता है पार्टनर को कमीशन दो, हम देंगे। डीड कहता है पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लो, हम लेंगे। डीड कहता है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, हम वो भी देंगे। लेकिन अगर डीड नहीं होगी तो फिर मुझे एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। और एक्ट क्या कहता है? नो सैलरी अलाउड, पार्टनर को सैलरी नहीं देनी। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, नो पार्टनर्स कमीशन अलाउड। ना पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन सैलरी दे, ना पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना पार्टनर को सैलरी देनी है, ना पार्टनर को कमीशन देना है, कुछ नहीं देना। और पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लेना। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज और प्रॉफिट शेयर्ड इक्वली। और सारे पार्टनर में प्रॉफिट बराबर बांटना है। बात करें अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा एट द रेट 6% पर एनम के रेट पर। अगर एक पार्टनर ने अपनी ही फर्म को लोन दिया तो उस लोन पर पार्टनर इंटरेस्ट मांग सकता है, लेकिन 6% पर एनम के रेट पर। अगर एक पार्टनर ने अपनी ही फर्म को कोई प्रॉपर्टी दे दी किराए पर तो रेंट अलाउड है। बच्चों इन दोनों में उसमें कुछ तो फर्क है। अगर डीड बोलती है देना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर डीड है और डीड में लिखा है पार्टनर को सैलरी दे दो तो दे देंगे। डीड में लिखा है पार्टनर को कमीशन देना है तो देंगे। जो डीड बोलेगी मैं डीड के अकॉर्डिंग काम करूंगा। लेकिन अगर डीड नहीं होगी तो मैं एक्ट के अकॉर्डिंग काम करूंगा, और एक्ट ये सारी बातें करता है। ठीक है। दूसरा, ये जो टॉपिक है सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट शेयर इक्वली, ये जो प्रॉफिट, ये सारे टॉपिक जो हैं इन्हें हम डील करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर ये अलाउड होते और अगर मैं ये दिखाता तो कहां दिखाता? अगर ये डीड में अलाउ होते, ये सारे के सारे टॉपिक अगर डीड में अलाउ होते तो मैं इन्हें कहां दिखाता? मैं इनकी कैलकुलेशन या इनको कहां प्रेजेंट करता? मैं इन्हें प्रेजेंट करता P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों करता? क्योंकि ये ट्रीटेड एज अ एप्रोप्रिएशन माने जाते हैं, ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। लेकिन ये वाले आइटम ये दिखाए जाते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में,
क्योंकि ये ट्रीटेड एज अ चार्ज माने जाते हैं। इन्हें ट्रीटेड एज अ चार्ज कहा जाता है, इसलिए इन्हें P&L अकाउंट में दिखाया जाता है, इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है, क्योंकि इन्हें ट्रीटेड एज अ एप्रोप्रिएशन माना जाता है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड नहीं है हमारे पास, और द पार्टनरशिप बीइंग साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या डीड है ही नहीं। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड फॉर नो इंटरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड नहीं है भाई, या पार्टनरशिप बीइंग साइलेंट। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट के लेकर क्या कहता है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कौन सा सही है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यार ये तो अलाउड है, तो इसके ऊपर तो नो नहीं लिखा ना मैंने, नो कहां लिखा है मैंने? इंटरेस्ट ऑन लोन तो अलाउड है, तो मैं इस पे तो नो नहीं बोल सकता। हाँ, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां तक तो ठीक था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोन पर नो मत बोल देना। तो ये वाला पॉइंट ठीक है, ये ठीक था, ये ठीक है, ये ठीक है। तो भैया बोथ ए एंड बी, ये आंसर ठीक है, तो आपका आंसर सी होगा बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स गेट मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर इक्वली। अगर डीड नहीं है तो एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? इक्वल बढ़ता है। पार्टनर्स गेट मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट, नो पार्टनर्स गेट, किसी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कोई भी पार्टनर हो सबको बराबर प्रॉफिट। तो स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर, नो वन, नो वन पार्टनर, कोई भी पार्टनर हो किसी को भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, सबको बराबर प्रॉफिट दिया जाएगा। तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, वही डीड एक ही बात है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट डैश परसेंटेज इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स के लोन पर कितना इंटरेस्ट मिलता है? 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन। और इसके ऊपर तो एमसीक्यू बनने ही हैं। अगर पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर की मैं बात करूं तो यहां से एमसीक्यू ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है कि यहां से न्यूमेरिकल आपका एमसीक्यू आना ही है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के जो 10-15 मिनट हमने लगाए हैं ये आपके कम से कम 4-5 नंबर डन फिक्स कर देगा। तो जी 6% पर एनम, 6% पर एनम, तो आपका आंसर बी होना चाहिए बच्चों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा फ्रॉम द पार्टनर इन केस ऑफ, मैं पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लूंगा। कब नहीं लूंगा? जब डीड नहीं होगी। नो इंटरेस्ट क्लॉज इन डीड सही है, एब्सेंस ऑफ डीड ये भी सही है, एन ओरल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट क्लॉज, भाई डीड होना जरूरी है, चाहे ओरल हो या रिटर्न हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीड होना जरूरी है। अगर डीड है और डीड में इंटरेस्ट का क्लॉज लिखा है या बोला गया है तो भैया फिर तो देना पड़ेगा। एन ओरल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन क्लॉज, और इंटरेस्ट ऑन क्लॉज का एग्रीमेंट है, चाहे ओरल ही क्यों ना हो एग्रीमेंट तो है। तो बच्चों यहां पे मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन तो क्या था? नो इंटरेस्ट का, तो फिर ये वाला पॉइंट गलत हो गया ना, सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट बनाया, चाहे ओरल ही बनाया हो, पार्टनर्स के बीच में डीड है और उस डीड में इंटरेस्ट देने को कहा गया है, तो फिर मुझे इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहां पर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना, सॉरी नहीं लेना। नो इंटरेस्ट क्लॉज इन डीड, डीड तो है लेकिन उसमें इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं की गई। जब इंटरेस्ट की बात ही नहीं की गई तो मैं इंटरेस्ट कैसे लूंगा? मैं इंटरेस्ट यहां पर नहीं ले सकता। एब्सेंस ऑफ डीड, डीड है ही नहीं, फिर एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, और एक्ट क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना।
तो बोथ ए एंड बी, तो बच्चों ए एंड बी ऑप्शन ठीक लग रहा है। आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये दोनों बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, ये बच्चों चार्ज है। सैलरी टू पार्टनर, अगर पार्टनर की सैलरी की बात करें तो ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ना कि चार्ज का। तो ये ऑप्शन गलत है, सैलरी ये तो एप्रोप्रिएशन होता है, तो ए और बी नहीं आ सकता, नन ऑफ दिस भी नहीं आ सकता क्योंकि ये चार्ज है। तो रेंट टू अ पार्टनर, अगर एक पार्टनर ने अपनी ही फर्म को प्रॉपर्टी दे दी तो वो अपनी फर्म से रेंट मांगेगा, और ये रेंट जो खर्चा है ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, और इसे हम ट्रीटेड एज अ चार्ज मानते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए ए। सैलरी टू अ पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट। सैलरी टू अ पार्टनर, अगर डीड होती और डीड में सैलरी लिखी होती तो सैलरी को हम क्या मानते, चार्ज या एप्रोप्रिएशन, हम इसे एप्रोप्रिएशन मानते। तो सैलरी टू पार्टनर इज अ एप्रोप्रिएशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट, तो आपका आंसर बी है, आपका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेबिट साइड, डेबिट साइड मतलब डेबिट साइड मतलब लॉस को रिप्रेजेंट करती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पिक द ऑड वन आउट। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो पीनल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट पे थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या होता है पीनल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, कैसा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड है और डीड ने ये सब चीजें देने के लिए बोला है तब, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन, और लास्ट में जो बच जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। ये आपका फॉर्मेट है भाई। तो डेबिट साइड की बात कर रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पिक ऑड वन आउट। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो यहां पे नहीं आती, इन चार ऑप्शन में से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ऑड नहीं है, मतलब ये तो ठीक है। पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी ये भी ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अरे ये गड़बड़ हो रही है, ये तो क्रेडिट साइड की चीज है, तो डेबिट साइड में क्या कर रही है, गड़बड़ है, ये गलत दिखा रखा है इन्होंने। तो ये हो गया जी ऑड वन। ऑड वन मतलब जो दूसरे ग्रुप का है और गलती से किसी और ग्रुप में आ जाए तो उसे ऑड वन कहते हैं। तो यहां पर ये ऑड वन है, तो ये आपका आंसर होगा, ये ऑड वन। बाकी पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, तो ये तीनों डेबिट वाले हैं आइटम, अपनी जगह पर सही बात हो रही है इनकी, लेकिन ये क्रेडिट का आइटम है तो डेबिट में क्या कर रहा है, तो ये गलत है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आंसर सी होना चाहिए, आपका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, जय एंड वीरू, अच्छा जी शोले मूवी का जय वीरू का क्वेश्चन आ गया। जय एंड वीरू स्टार्ट पार्टनरशिप विद अ गारंटी गिवन टू जय। क्या मतलब गारंटी गिवन टू जय, हमने जय को वादा कर दिया कि भाई जय हम तेको वादा कर रहे हैं ऑफ 30,000 कि तेको 30,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। हमने किसको वादा कर दिया, मिस्टर जय को, कि भाई मिस्टर जय तेको हम वादा कर रहे हैं कि देखो किसी भी सूरत में क्या कैसी भी कंडीशन हो कम से कम 30,000 का प्रॉफिट होगा। ज्यादा हो सकता है लेकिन 30 से कम नहीं हो सकता। ये वादा जय को किसने किया होगा, मिस्टर वीरू ने। तो वीरू ने जय को वादा कर दिया, ठीक है जी। द प्रॉफिट ऑफ 2021 आर 60,000, प्रॉफिट हुआ 60,000 का। फर्म ने कमाए प्रॉफिट 60,000, तो इसमें जय को कितने मिलेंगे और वीरू को कितने मिलेंगे। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बच्चों, 2:1। एज्यूमिंग 2:1 इज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जय एंड वीरू। तो 2:1 में बांटिए 60,000 को। कैसे बांटते हैं पता है, 2:1 का मतलब है 2/3 1/3, इन दोनों का टोटल करते हैं तो 3 आता है।
तो 2/3 और 1/3, 40,000 और इसका 20,000। तो गारंटी गिवन टू जय, जय को हमने वादा किया था कि भाई तेरे को 40,000 का प्रॉफिट, 30,000 का प्रॉफिट तेरे को होगा ही होगा, ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, ये हमने उसे वादा किया था। कैलकुलेट जय शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो जय का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताइए कितना है, तो फिलहाल तो 40,000 है, ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, तो जय का प्रॉफिट है 40,000 रुपए। आंसर आपका सी। ठीक है जी, कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है। अगला क्वेश्चन, ऑन 1 October 2020 जैन एक्सटेंड अ लोन टू हिज पार्टनरशिप फर्म। जय, जो भी नाम है इसका, बड़ा अजीब सा नाम है। जैन ने अपनी फर्म को लोन दे दिया, और ये लोन कब दिया गया, 1 अक्टूबर को। कितने रुपए का लोन दिया गया, 10,000 का, 10,000 का लोन दे दिया गया। कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई डीड नहीं है। अगर डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तब भी मैं इंटरेस्ट तो दूंगा, लेकिन कितना, 6% पर एनम के रेट पर। हिज इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, साल हमारा खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। बच्चों साल के बेस पर कैलकुलेशन करो। अगर आपका साल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है और आपने किसी को लोन दिया है 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, केवल 3 महीने का ही आपने लोन दिया है 1 अक्टूबर को, तो यहां से लेकर यहां तक का इंटरेस्ट बनेगा कितना, $10,000 के ऊपर 6% 3 मंथ का, 150 रुपए, 150, 150, 150, ये रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पार्टनर्स कमीशन ऑफ एबीसी लिमिटेड वाज 33,000। पार्टनर्स की जो कमीशन है वो 33,000 है। व्हाट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इफ कमीशन वाज टू बी चार्ज एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है पॉसिबल, मतलब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है कमीशन की, वो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं यहां पे। ये क्लास 11th में भी पढ़ा है हमने टॉपिक। कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और ऐसा भी हो सकता था इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो क्या फर्क है यहां पे इन दोनों में, या तो क्वेश्चन बिफोर के बेस पर हो सकता है या वो आफ्टर के बेस पर। तो ये देखना जरूरी है कि इसमें बिफोर है या आफ्टर। क्वेश्चन में यहां पर बिफोर मेंशन है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, कमीशन का फॉर्मूला क्या बनता है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100। लेकिन अगर आफ्टर मेंशन होता तो फॉर्मूला क्या होता, कमीशन का फॉर्मूला होता प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो हम इस वक्त ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन बिफोर के बेस पर है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो आफ्टर के बेस पर होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बिफोर के बेस पर है, अगला क्वेश्चन आफ्टर के बेस पर है। तो सारे क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। तो कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई 100 रेट अपॉन में 100। क्वेश्चन ने कमीशन का अमाउंट आपको बता दिया 33,000, प्रॉफिट बिफोर कमीशन आपको नहीं पता, रेट ऑफ कमीशन 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100।
तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज इक्वल टू, पीबीसी का मतलब बच्चों प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, 33,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, तो आपका आंसर आ गया 3,30,000, 3,30,000। आपका आंसर ए आंसर आपका ठीक है। चेक करते हैं आंसर क्या है, आंसर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मनीष अ पार्टनर ऑफ XYZ पार्टनरशिप वाज एंटाइटल 20% कमीशन। मनीष को 20% का कमीशन दिया जाएगा ऑन प्रॉफिट आफ्टर, तो ये आफ्टर वाला क्वेश्चन है, हम उसे 20% का कमीशन देंगे, लेकिन प्रॉफिट का 20% तो देंगे, लेकिन कौन सा प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। व्हाट वाज हिज कमीशन, आपसे कमीशन की वैल्यू पूछी है। कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। देखिए क्या मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था आपको, पीबीसी मल्टीप्लाई आर अपॉन में 100 प्लस 100 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई आर अपॉन में 100 प्लस आर। तो कमीशन का अमाउंट, हमारा प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दिया गया होगा, ये राजी, इफ द फर्म गॉट 60,000 ऑफ प्रॉफिट, तो 60,000 का प्रॉफिट है, रेट हमको 20% का दिया है, 100 प्लस 20, तो 20 डिवाइड बाय 120, तो आपका आंसर आया 10,000। तो आंसर 10,000 जो कि ए ऑप्शन है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन अ पार्टनरशिप कमीशन टू द पार्टनर विल बी गिवन फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट, रिजर्व, गुडविल और ऑल ऑफ द एबव। बच्चों अगर मैं किसी पार्टनर को सैलरी दे रहा हूं या किसी पार्टनर को कमीशन दे रहा हूं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं, पहले तो डीड में लिखा होगा तभी दूंगा। अगर डीड में लिखा है कि भाई दे दो, लेकिन कौन से प्रॉफिट से, करंट ईयर प्रॉफिट से, पिछले सालों के प्रॉफिट से नहीं देना, इस साल के प्रॉफिट से देना है। लेकिन अगर इस साल मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया, तो लेट सपोज मेरी फर्म लॉस में चल रही है, तो इस साल लॉस हो गया, डीड में लिखा है कमीशन दो, लेकिन फर्म को इस साल लॉस हो चुका है, तो क्या मैं कमीशन दूंगा? नहीं बच्चों, हम कमीशन, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये केवल तभी देंगे, दो कंडीशन है। एक चीज लिख लीजिए इसे, पार्टनर्स को कमीशन, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी हम कब प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए दो कंडीशन पूरी करनी है। पहली कंडीशन अलाउड बाय डीड, डीड अलाउ करेगी तभी देंगे। दूसरी कंडीशन करंट ईयर में प्रॉफिट भी होना जरूरी है। करंट ईयर के अंदर इस साल हमने प्रॉफिट कमाया होना चाहिए। अगर मैंने इस साल कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाया, तो मैं फिर कमीशन, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा। डीड कहती है दो, लेकिन देने के लिए प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। अगर मैंने लॉस, मेरी फर्म लॉस में चल रही है, तो फिर मैं देने से मना कर दूंगा, भले ही डीड ने अलाउ कराओ, फिर भी मैं मना कर दूंगा। तो करंट ईयर के प्रॉफिट से ही दिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, पिछले सालों के प्रॉफिट से या रिजर्व से नहीं दिया जाता। तो पार्टनर्स कमीशन टू द पार्टनर विल बी गिवन फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट, अगेन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टनर्स विड्रू रुपीज, कितने पैसे पार्टनर ने निकाले? 30 सितंबर को उसने, पार्टनर ने पैसा निकाला। देखो एक पार्टनर को भी तो अपना घर चलाना है। एक ऑनर जो है उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, उसे अपने घर को चलाने के लिए, खर्चे के लिए पैसा चाहिए होता है। तो वो कहां से लेकर जाता है पैसा? वो अपनी फर्म से रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके पैसा अपने घर लेकर जाता है। तो इस पैसे को बोला जाता है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग रेफर्स टू द अमाउंट टेकन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस।
ड्राइंग वो पैसा है या वो कोई भी चीज है जिसे ऑनर बिजनेस से निकाल कर अपने घर, अपने पर्सनल कामों के लिए लेकर जा रहा है, उसे ड्राइंग कहते हैं। और इस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है अगर डीड में लिखा है तो। अ पार्टनर विड्रू रुपीज, रुपीज नहीं बताया, पार्टनर ने कितना पैसा निकाला ये नहीं बताया, लेकिन पार्टनर ने 30 सितंबर को पैसा निकाला। डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। डीड में लिखा है कि भाई मुझे पार्टनर से 10% का इंटरेस्ट लेना है। द टोटल इंटरेस्ट चार्ज वाज, और मैंने इंटरेस्ट लिया भी है 1000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम। भाई कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा वो भी तो देखना है। ड्राइंग का अमाउंट हमें नहीं पता, अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमें नहीं पता। अमाउंट ऑफ ड्राइंग की वैल्यू हमारे लिए x हो गई, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन ने बोल दिया 10%, मल्टीप्लाई टाइम। भाई अगर वो 30 सितंबर को पैसे निकाल रहा है तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बच्चों हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं जब तक क्वेश्चन हमें नहीं बताता हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है, तो मैं अप्रैल से लेकर मार्च लेकर चलता हूं। पैसा यहां निकाला गया तो इंटरेस्ट लगेगा इन 6 महीने का, तो 6/12, और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन ने बता दिया 1000 रुपए। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5, ₹20,000। x की वैल्यू 20,000। आंसर डी। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या बना? कितना पैसा ऑनर ने अपने पर्सनल कामों के लिए निकाला वो। भाई सिंपल, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपने 8th क्लास 9th क्लास पता नहीं कितनी बार ये किया है। अगर मैं आपसे पैसे मांगता हूं कि भाई मुझे 1,00,000 रुपए दे दो, तो क्या आप मुझसे इंटरेस्ट नहीं लोगे? और इंटरेस्ट लिया क्या जाता है, कैसे लिया जाता है? 3 ही चीजें होती हैं, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई टाइम फैक्टर। इतना पैसा, इतना रेट, और कितने दिन का, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो अमाउंट हमें नहीं पता, यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था, तो अमाउंट को हमने x मान लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन ने कैलकुलेट करके दे रखा है 1000 रुपए। 10% का रेट है, ये भी क्वेश्चन ने दे रखा है 10%, और 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ये कैसे पता करा हमने? बच्चों 30 सितंबर साल के बिल की बीचों बीच डेट है। 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च की कैलकुलेशन करोगे तो 6 महीने बनेंगे, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू आ गई 20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिसेस शर्मा एट द रेट 10% पर एनम। इस बार आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताइए क्या होगा? इफ ही विड्रू 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ध्यान से देखिए भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके 3-4। बच्चों ये साल हो गया हमारा। क्वार्टर का मतलब होता है साल को 4 पार्ट में बांट दो। ये हो गए 4, मतलब कि यहां पे आ गया आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। हमने पूरे साल को 4 पार्ट में बांट दिया। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। अगर मिस्टर एक्स जो भी पार्टनर है वो कैसे निकाल रहा है पैसा? इफ ही विड्रू 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की शुरुआत में, मतलब इस क्वार्टर की शुरुआत यहां पे हो गई, इस क्वार्टर की शुरुआत यहां हो गई, इस क्वार्टर की शुरुआत यहां हो गई, और इस क्वार्टर की शुरुआत यहां हो गई। तो उसने 4 बार पैसा निकाला, हर बार वो आता है 10,000 रुपए निकालता है, तो टोटल अमाउंट उसने कितना निकाला? अमाउंट ऑफ ड्राइंग। भाई पहले तो ये पता करें ना उसने कितना पैसा निकाला।
उसने टोटल 40,000 रुपए निकाले, 10,000 10,000 10,000 10,000 ऐसे करके 4 बार पैसा निकाला, तो 40,000 रुपए उसने निकाले। ठीक है जी। इंटरेस्ट का क्या रेट होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI, ROI क्वेश्चन ने दे दिया 10%। अब टाइम की अगर बात करें, मुझे कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है, तो भाई 4 बार उसने पैसा निकाला है, तो हमें एक ऐसा टाइम पीरियड आइडेंटिफाई करना है कि मेरा कैलकुलेशन एक बार में हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, जब उसने यहां पे पैसा निकाला, तो बताओ आप इससे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? अगर कोई आपसे 1 अप्रैल को पैसा मांगता है, तो आप उससे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? पूरे साल का। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट की, तो हम हमेशा 31 मार्च तक की कैलकुलेशन करते हैं। यहां पे अगर पैसा निकाला जाएगा, तो आप उससे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। ऐसे ही लास्ट वाले का देखो, फर्स्ट वाले का देखो, लास्ट वाले का देखो। यहां पे अगर कोई आपसे पैसा मांगेगा, तो आप उससे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? 3 महीने का। कैसे आए 3 महीने? ये 3 महीने। 12 महीने कैसे आए? ये पूरे 12 महीने। हम हमेशा 31 मार्च तक की बात करते हैं, तो यहां से देखूंगा तो 12 महीने का इंटरेस्ट बनता है, यहां से देखूंगा तो 3 महीने का इंटरेस्ट बनता है। तो एवरेज टाइम बच्चों हमें क्या निकालना है? हमें एवरेज टाइम पीरियड निकालना है। और एवरेज टाइम पीरियड क्या होता है? पहले वाले विड्रॉ और लास्ट वाले विड्रॉ का एवरेज कर दो। तो 12 + 3 15 / 2। लो जी पूरा लिख देता हूं, नहीं तो भूल जाओगे बाद में। 12 + 3 / 2, आपका आंसर आएगा 7.5। ये तो 3 चीजें हो गई। कभी भी इंटरेस्ट निकालना तो 3 चीजें चाहिए, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड। अब हम अपना इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू 40,000 रुपए मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मल्टीप्लाई 7.5 मंथ। 7.5 कैसे आया? एवरेज टाइम पीरियड। पॉइंट हटा दो, 0 यहां पे आ गया, ये तीनों 0 कट गई यहां से। हाँ, 2500, 2500 रुपए। देखो जी 2500 का ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन 2500, ऑप्शन डी। ठीक है जी। चलो ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ अ पार्टनर विड्रू इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बच्चों इस बार क्या कर रहा है वो? ये हमारा साल है, वो हर क्वार्टर के एंड पर आ रहा है, मतलब यहां पे आया, इस क्वार्टर का एंड यहां पे हो रहा है, यहां पे आया, इस क्वार्टर का एंड यहां पे हुआ, इस क्वार्टर का एंड यहां पे हुआ। हर क्वार्टर के एंड पर आ रहा है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, मतलब 4 बार तो आया ना। अगर इसके बेस पर बात करूंगा तो मैं 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, और इसके बेस पर 0 मंथ। भाई यहां पे तो साल पहले ही खत्म हो गया। हम हमेशा 31 मार्च तक की कैलकुलेशन करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई यहां पर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो मैं 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं 31 मार्च तक काउंट करता हूं, और यहां से अगर 31 मार्च काउंट करने बैठेंगे तो कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगी, 0 मंथ। यहां से कोई पूछता तो मैं क्या बताता? 3 महीने, यहां से 6 मंथ, यहां से 9 और यहां से 12 मंथ। तो एवरेज पीरियड क्या होगा? पूछा क्या इसने? देन डैश आर टू बी कंसिडर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ टोटल ड्राइंग। कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? तो कैसे निकालते हैं बच्चों एवरेज टाइम? एवरेज टाइम इज इक्वल टू 9 + 0 / 2, 4.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो आपका आंसर सी, 4.5 मंथ। ठीक है। हमें क्या करना है? बस फर्स्ट विड्रॉ और लास्ट विड्रॉ को देखना है, उनके जो टाइम पीरियड निकल कर आते हैं उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, एवरेज मंथ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ पार्टनर विड्रू फ्रॉम द फर्म 8,000 एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। दो जी एक क्वेश्चन और।
कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा भाई, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, हर तरह की पॉसिबिलिटी ले ली। हर क्वार्टर के मिड में मतलब यहां पे, यहां पे, यहां और यहां, हर क्वार्टर के मिड में आता है, पैसे निकाल लेता है। तो पूछा क्या है, हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज 1600, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज, आपसे इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ROI। चलिए तो फिलहाल पहले एवरेज मंथ निकालते हैं। अ पार्टनर विड्रू 8000 एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना होगा, पहले तो ये निकाल लू, 8000 8000 8000 8000, तो उसने पूरे साल में 32,000 रुपए निकाले। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, एवरेज टाइम अभी हम निकालेंगे। यहां पे कोई मुझसे कैलकुलेट करने के लिए क्या है, ये कौन सी डेट है, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून के बिल्कुल बीच में कौन सी डेट आएगी, अप्रैल मई और जून के बिल्कुल बीच में आएगी 15 मई, 15th ऑफ मई। तो यहां से अगर आप 31 मार्च तक का टाइम कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 10.5 मंथ, यहां से काउंट करोगे तो आएगा 1.5 मंथ। तो एवरेज मंथ कितना बनेगा, 10.5 1.5 डिवाइड बाय 2, बच्चों एवरेज आया आपका 6 मंथ। तो तीनों चीजें आ गई। अब हम अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 32,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, मल्टीप्लाई 6 मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन ने आपको दे रखा है कैलकुलेट करके 1600 रुपए, इज इक्वल टू, तो 16,000 मल्टीप्लाई ROI, तो ROI कितना होगा, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा, परसेंटेज में निकालना है तो 10%। तो आपका ऑप्शन बी, चेक करके देखिए एक बार, आपका आंसर बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब क्वार्टर की बात नहीं हो रही बच्चों, हर मंथ की बात हो रही है। वो हर महीने आता है और पैसे निकालता है, मतलब यहां पे भी आया होगा, यहां पे भी आया होगा, आया होगा, आया होगा, हर महीने आया और पैसे निकाल रहा है। तो सबसे पहली बार कब आया, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को, मतलब सबसे पहले तो वो यहां पे आया, ऐसे करके हर महीने आया। सबसे लास्ट टाइम वो कहां आया होगा, एक मैंने सर्कल एक्स्ट्रा लगा दिया भाई, वो यहां नहीं आया, हर महीने की पहली तारीख पे बोल रहे हैं ना, तो मार्च की पहली तारीख ये हो गई, तो यहां पे आया होगा। अप्रैल, अब ये अप्रैल मंथ है, अप्रैल मंथ में बिल्कुल पहली तारीख 1 अप्रैल, फैब मतलब 1 फैब, मार्च, सॉरी अप्रैल मई और जून, जनवरी फरवरी पे चला गया, लिख दूं क्या यहां पे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। तो वो मार्च की बिल्कुल पहली तारीख पे आया होगा, हर महीने की शुरुआत में आ रहा है, तो 1 मार्च को आया। तो यहां पर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं वही पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगाऊंगा, और लास्ट में कब, सबसे लास्ट वाला विड्रॉ ये है, तो यहां पे मैं 1 महीने का इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो एवरेज मंथ क्या बनेगा आपका, 12 + 1 डिवाइड बाय 2, 6.5 मंथ। ये आपका आंसर हो गया, आंसर सी। व्हाट इज द एवरेज पीरियड इन केस, एवरेज पीरियड पूछ रहा है फिर से, इन केस द पार्टनर विड्रू कॉन्सिस्टेंटली एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर अ ईयर। इस बार क्वार्टर का क्वेश्चन है भाई, हर क्वार्टर के एंड पर आता है, मतलब यहां निकाला
तो यहां निकाला, यहां निकाला, यहां निकाला, इस पर 9 मंथ, इस पर 0, और एवरेज कितना होगा 9 + 0। आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है बच्चों, एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन आपका आंसर 4.5 मंथ है। आपका आंसर 4.5, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राम, राघव एंड रघु आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। तो 3 पार्टनर है और 5:3:2 की उनकी PSR है। आगे कहता है एज पर द पार्टनरशिप डीड रघु इज टू गेट मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000। भाई रघु को वादा किया गया है कि कम से कम उसे 10,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, ज़्यादा हो सकता है लेकिन 10,000 से कम नहीं हो सकता। अगर कम हुआ तो फिर क्या होगा, आगे पढ़ते हैं। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 40,000, कैलकुलेट डेफिशिएंसी इफ एनी टू रघु। पूरे साल में फर्म का प्रॉफिट होता है 40,000 रुपये। अब इस 40,000 का प्रॉफिट का क्या करेंगे, क्या 3 पार्ट में बटेगा, राम, राघव एंड रघु। इनकी PSR है 5:3:2। तो करना क्या है बच्चों, आपको 40,000 को पहले आप करिए 10 से डिवाइड। 10 कहाँ से आ गया, इन तीनों का टोटल, ये आ गया जी आपका 4,000। अब क्या करना है, 4,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, ताकि राम का शेयर निकल कर आ जाए। 4,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, ताकि राघव का निकल कर आ जाए प्रॉफिट। 4,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, इससे क्या होगा, रघु का प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो 4,000 × 5, 20,000, 4,000 × 3, 12,000, 4,000 × 2, ये आ गया जी 8,000। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, भाई मैंने कितना वादा किया था और प्रॉफिट में अभी उसे कितना मिल रहा है। हमने वादा किया था रघु को कि भाई देखो कम से कम 10,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे चेक करूँ कितना प्रॉफिट मिल रहा है इसे, 8,000। कितना कम मिल रहा है, 2,000 रुपये प्रॉफिट कम मिल रहा है, मतलब हमें 2,000 रुपये इसे और देने पड़ेंगे। कौन देगा 2,000, या तो राम देगा या राघव देगा या दोनों मिलकर देंगे, मतलब इसको 2,000 रुपये और देने पड़ेंगे। और बच्चों इसी को बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी कितनी है, 2,000 रुपये। ठीक है जी, ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, EFG आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:3:2 एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट G इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 80,000। फिर से गारंटी का क्वेश्चन है। हमने जी को वादा किया है कि भाई देखो कम से कम 80,000 का प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे। ओके, हमने जी को वादा किया है कि उसे हम 80,000 का प्रॉफिट देंगे ही देंगे एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर एंड एनी डेफिशिएंसी। और अगर कोई डेफिशिएंसी रह गई ऑन दिस अकाउंट इज टू बी पर्सनली बॉर्न बाय ई। तो ई कह रहा है अगर कोई कमी रह गई तो मैं अपने प्रॉफिट में से निकाल कर दूंगा, लेकिन 80,000 का प्रॉफिट मिलकर रहेगा मिस्टर जी को। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज मार्च 22 आपका प्रॉफिट है जी 3,12,000। 3,12,000 का प्रॉफिट है, ये 3,12,000 के प्रॉफिट को पहले बांट के देखिए कितना कितना आ रहा है। ई, एफ और जी में क्या करना है, पहले 3,12,000 को डिवाइड करेंगे इसके टोटल से। हम्म 39,000। अब 39,000 का क्या करना है, 39,000 × 3, 39,000 × 3 एंड लास्ट वाले का 39,000 × 2। तो सीधा मैं जी की बात कर देता हूँ, सबकी बात करने की जरूरत नहीं है। 39,000 × 2 ये आ गया जी आपका 78,000।
हमने इसको वादा कितना किया था 80,000 का, लेकिन प्रॉफिट कितना मिल रहा है सिर्फ 78,000, तो मुझे इसे 2,000 रुपये और देने पड़ेंगे। ये 2,000 रुपये कौन देगा? मिस्टर ई। क्यों? मिस्टर ई ने वादा किया था। पढ़िए ध्यान से क्या लिखा है, एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट, अगर कोई कमी रह गई, इज टू बी पर्सनली बॉर्न बाय ई। ई पर्सनली अपने प्रॉफिट में से निकाल कर मिस्टर जी को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से मिस्टर जी का प्रॉफिट कितना हो गया 80,000। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इन दिस केस डैश व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ई। तो ई को कितनी डेफिशिएंसी उठानी पड़ी? अगेन आंसर हमारा यहाँ पे भी 2,000 है, कोइंसिडेंस की बात है, हर बार 2,000 नहीं आएगा। आंसर इज डी 2,000। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अजय एंड अतुल स्टार्ट अ पार्टनरशिप ऑफ अ म्यूजिक कंपनी विद द गारंटी गिवन टू अजय ऑफ ₹1 लाख। अजय को वादा किया है कि अजय को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होकर रहेगा। फिर से गारंटी का क्वेश्चन है जी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 21 इज 1,20,000। पूरे साल भर का प्रॉफिट हुआ 1,20,000 और ये प्रॉफिट बटेगा मिस्टर अजय और अतुल में, अजय एंड अतुल। तो 120 का प्रॉफिट है और इनकी PSR जरा देखिए कहाँ लिखी है, एज्यूमिंग 2:1 इज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो क्या करना है, सबसे पहले 1,20,000 को डिवाइड करेंगे इन दोनों के टोटल से 3 से 40,000 एंड देन 40,000 मल्टीप्लाई 2, 40,000 मल्टीप्लाई 1। तो अजय का प्रॉफिट निकल कर आया 80,000 और अतुल का निकल कर आया 40,000। लेकिन हमने तो अजय को वादा किया था, अजय को हमने वादा किया था कि इसे 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो इसे मुझे 20,000 रुपये और देने पड़ेंगे। कहाँ से दूंगा 20,000? इसके प्रॉफिट से निकाल कर। इसको अजय को वादा किया किसने होगा? मिस्टर अतुल ने किया होगा, क्योंकि दो ही तो पार्टनर है। तो मिस्टर अतुल ने अजय को वादा किया था कि भाई तेरे को 1 लाख का प्रॉफिट होके रहेगा, मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले। लेकिन प्रॉफिट हुआ केवल 80,000 का। तो अब अतुल को अपने प्रॉफिट से 20,000 रुपये निकाल कर देने पड़ेंगे। तो फाइनली अब इसका प्रॉफिट कितना हो गया जी 1 लाख, और इसका प्रॉफिट कितना रह गया 20,000। देखिए क्वेश्चन ने क्या मांगा है, कैलकुलेट अतुल शेयर ऑफ प्रॉफिट। अतुल को प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा? आंसर इज अतुल को 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल पाएगा, इससे ज़्यादा हम उसे दे नहीं पाएंगे। आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपके गारंटी के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर फिक्स कैपिटल सिस्टम देयर आर डैश अकाउंट। बच्चों कैपिटल अकाउंट को बनाने के कितने मेथड होते हैं, पहले इसके ऊपर बात करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे। कैपिटल अकाउंट को बनाने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। क्या फर्क है दोनों में? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं, मतलब उसमें बार बार चेंजेस नहीं करना चाहते। तो हमें अगर पार्टनर को पैसा देना है या पार्टनर से पैसा लेना है तो फिर उसके लिए हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव अकाउंट होना चाहिए। तो जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करते हैं तो हमारे पास 2 अकाउंट होते हैं। एक तो होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। हम इसके अंदर ज़्यादातर ट्रांजैक्शन पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग, सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम इसके अंदर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बार बार कैपिटल को चेंज नहीं करना चाहते, हम कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी 2 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कैपिटल अकाउंट के अंदर होती हैं, एक एडिशनल कैपिटल और एक विड्रॉ ऑफ कैपिटल। बाकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में चली जाती है
ताकि हमारा फिक्स कैपिटल का पर्पस पूरा हो सके। लेकिन इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, हम कैपिटल को फ्लक्चुएट करना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है कैपिटल अकाउंट के अंदर बार बार ट्रांजैक्शन पास करने से, तो हमारे को करंट अकाउंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमारे पास केवल क्या होगा, केवल एक ही अकाउंट होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और कोई अकाउंट नहीं होगा पार्टनर्स का। तो फिक्स कैपिटल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें पार्टनर्स के दो अकाउंट होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर्स का केवल एक ही अकाउंट होगा जो कि होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट होंगे, नंबर ऑफ अकाउंट कितने होंगे, 2। नाम भी बता दिया मैंने आपको, एक होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक होगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। आंसर देखिए, आंसर बी। अब इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इनके बैलेंसेस के बारे में, तो बच्चों यहां पर जनरली जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि जितने भी डेबिट इफेक्ट्स हैं, जब पार्टनर पैसा निकालता है ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस है वो कम हो जाता है इस वाले केस में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब पार्टनर पैसा निकालता है तो जो भी डेबिट इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पास हो जाते हैं करंट अकाउंट में। याद रखिएगा, यहाँ पर आपका जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है, वो क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ का जो बैलेंस है वो जनरली क्रेडिट बैलेंस ही होता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर हैज़, करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, वापस एक बार चलते हैं बच्चों। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, अब देखिए इसने क्या पूछा है, करंट अकाउंट का बैलेंस कैसा होगा, डेबिट या क्रेडिट, या दोनों भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। तो आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। पिंकी एंड चिंकी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे शेयर देयर प्रॉफिट 2:3 रेशियो। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म फाइनलाइज्ड द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द कैपिटल अकाउंट। तो अकाउंटेंट ने P&L अकाउंट बना दिया, कैपिटल अकाउंट भी बना दिया, सब कुछ बना दिया, एंड प्रेजेंट द अकाउंट टू देम। पिंकी डिसएग्री, भाई पिंकी को कुछ दिक्कत है, पिंकी किसी बात से सहमत नहीं है। पिंकी डिसएग्री विद द अकाउंटेंट, उसे लग रहा है अकाउंटेंट ने कुछ गलत किया है। अकाउंटेंट बिकॉज पिंकीज कैपिटल अकाउंट शो अ नेगेटिव बैलेंस। पिंकी का जो कैपिटल अकाउंट है नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, मतलब डेबिट बैलेंस आ रहा है बच्चों। पिंकी का नेगेटिव बैलेंस मतलब डेबिट, और अगर पॉजिटिव बोलते तो क्रेडिट बैलेंस। तो पिंकी कह रही है उसके जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। पिंकी को लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। पिंकी इज इन डाउट, दिस कैन नॉट हैपन गिवन योर ओपिनियन। पिंकी कह रही है मेरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी डेबिट आ ही नहीं सकता, हमेशा मेरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट ही होगा, पिंकी का ये मानना है। अब देखें भाई कौन सही कह रहा है, क्या अकाउंटेंट सही है या पिंकी सही है। हम कौन सा कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तो हम एक चीज एज्यूम करेंगे बच्चों, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। जब तक क्वेश्चन कुछ ना बताए आप ये मानकर चलिएगा कि क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो हो रहा है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के केस में आपका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पिंकी अगर ये कह रही है कि डेबिट हो ही नहीं सकता, मेरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा, डेबिट हो ही नहीं सकता, तो हमें पिंकी को समझाना पड़ेगा कि पिंकी जी डेबिट भी हो सकता है। अगर आप अपने पैसे विड्रॉ करोगे, आप अपने बिजनेस से अपने पर्सनल कामों के लिए पैसे निकालते रहोगे तो आपकी कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। अगर फर्म को लॉस हुआ तो वो लॉस की वजह से आपकी कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, हमेशा क्रेडिट ही होगा ऐसा ज़रूरी
नहीं है। तो पिंकी को हमें ये समझाना पड़ेगा। पिंकी यहाँ पे थोड़ी ना समझ लग रही है। तो भाई पिंकी सही है गलत है? पिंकी इज रॉन्ग। ठीक है जी, यहाँ पे बोल रहा है भाई पिंकी करेक्ट है, अकाउंटेंट इज डिफॉल्टर। तो भाई पिंकी गलत है यहाँ पे। तो पिंकी को समझाना पड़ेगा कि भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के केस में हमारी जो कैपिटल का बैलेंस है वो क्रेडिट भी पॉसिबल है और डेबिट भी पॉसिबल है, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विद कॉन्टेक्स्ट टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलो अब समझ लेते हैं थोड़ा डेबिट और क्रेडिट के बारे में और थोड़ी बातें करते हैं। जब भी हम बात करते हैं पार्टनर्स का कैपिटल या करंट व्हाटएवर, कैपिटल अकाउंट किन किन वजह से डेबिट होता है और कौन कौन सी ऐसी वजह है जिनकी वजह से वो क्रेडिट होता है। बच्चों, अगर पार्टनर फर्म से पैसा निकालेगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कैपिटल कम हो जाएगी। तो ड्राइंग, मैं बात कर रहा हूं अभी फ्लक्चुएटिंग, जबकि यहां पे क्या बोला भाई? करंट अकाउंट बोला है। ठीक है, अभी मैं फिर कैपिटल बता रहा हूं, चलो करंट भी बात ही कर लेते हैं। कैपिटल के साथ हम करंट अकाउंट भी लिख ही लेते हैं यहां पे। कौन कौन सी ऐसी वजह है जिनकी वजह से कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट होता है, कौन कौन सी ऐसी वजह है जिनकी वजह से कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट होता है। अगर मैं फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा हूं तब तो मैं करंट अकाउंट की बात करूंगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहा हूं तो मैं कैपिटल की। तो ड्राइंग की वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से, और लॉस, अगर बिजनेस में लॉस होता है तो उसकी वजह से हमारे कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होते हैं। और क्रेडिट होने की वजह क्या क्या है? पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये सारी वजह है क्रेडिट होने की और ये वजह है डेबिट होने की। इनके अलावा दो एंट्री और होती हैं, एक होता है एडिशनल कैपिटल और एक होता है विड्रॉ ऑफ कैपिटल। याद रखिएगा ये दोनों एंट्री कभी भी करंट अकाउंट में नहीं जाती, चाहे कैसा भी मेथड हो, चाहे आप फिक्स मेथड फॉलो करो या फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करो, ये हमेशा हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाती हैं। और कैपिटल अकाउंट में इस एंट्री की वजह से मेरा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और विड्रॉ ऑफ कैपिटल की वजह से डेबिट। तो अगर पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया एडिशनल कैपिटल, तो कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बच्चों, क्रेडिट का मतलब कैपिटल बढ़ जाएगी। और अगर पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब डेबिट हो जाएगी। चाहे कोई सा भी मेथड हो, फिक्स मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, हमेशा आपका ये कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाता है। बाकी की बात करें, अगर आप फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हो तो करंट अकाउंट, और अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट। ये वाली ट्रांजैक्शन डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो। अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हो तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में जाएंगी। और इफेक्ट क्या होगा? इन सारी ट्रांजैक्शन से मेरा कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट होता है और इन ट्रांजैक्शन की वजह से मेरा कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होता है।
अब इसने कहा करंट अकाउंट के बारे में बात करी है, तो मतलब इन ट्रांजेक्शन के बारे में हमें बताना है विथ कॉन्टेक्स्ट टू द डेबिट साइड। अब डेबिट साइड की बात कर रहा है, मतलब इनकी बात करनी है हमें। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और शेयर ऑफ लॉस, इनकी वजह से डेबिट होता है। पिक द ऑड वन आउट। भाई ड्राइंग ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी ठीक है, सैलरी ये गलत है बच्चों। सैलरी तो क्रेडिट वाली एरिया का पार्ट है, डेबिट तो गलत आ गया यहाँ पे, तो ये ऑड वन हो गया। ऑड वन का मतलब कौन सा इस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए था। सैलरी आपका डेबिट वाली लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए था, तो वो गलत है, तो उसे हटा के बाहर करो। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे असर्शन रीजन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। अमन इज अ पार्टनर ऑफ जीवन फर्म विद अ फिक्स कैपिटल। कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं हम? फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी एंट्रीज हैं फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन कहाँ जाने वाली हैं? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी। 9 लाख रुपए की कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है। ही विड्रू 60,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। अब उसने 60,000 रुपये बिजनेस से निकाले, तो ये क्या है बच्चों? ये है ड्राइंग। जब भी ऑनर अपने पर्सनल कामों के लिए पैसा निकालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो 60,000 रुपये उसने अपने बिजनेस से पर्सनल कामों के लिए निकाले। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? तो जर्नल एंट्री क्या होगी, उससे पहले एक बार ड्राइंग के ऊपर बात करते हैं। ड्राइंग कहाँ जाएगा? फिक्स कैपिटल मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है। ड्राइंग का क्या करेंगे? हमारा करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। हम कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो नहीं कर रहे। तो आंसर में हमारा कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे कैपिटल बोल दिया, गलत। यहाँ पे कैपिटल बोल दिया, गलत। अब हमें ये देखना है, या तो ये एंट्री ठीक होगी या ये एंट्री ठीक होगी। सोचिए क्या होना चाहिए? ड्राइंग की वजह से मेरा करंट अकाउंट क्या होता है? ड्राइंग की वजह से मेरा करंट अकाउंट क्या होता है? डेबिट, क्रेडिट नहीं होता। तो देखिए कौन सी एंट्री है जिसमें करंट अकाउंट आपको डेबिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट अकाउंट आपको डेबिट होता हुआ कहां दिखाई दे रहा है? यहां पे अमन का करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। क्रेडिट पॉसिबल नहीं है। अमन करंट अकाउंट डेबिट, तो आंसर होना चाहिए आपका सी। तो जितने भी क्वेश्चन करवाते वक्त मैंने नोट करवाए हैं, आपको नोट्स लिखवाए हैं, जैसे कि आपकी नोट्स अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। बाकी अब मिलते हैं हम असर्शन रीजन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे। चलिए बाय बाय।